नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है ये, और एडुटेरिया का दूसरा वीडियो है, और दो हमने डिस्ट्रिक्ट आईएएस के प्रैक्टिस सेट से 2 सेट लगाए हैं। हर रोज़ कम से कम 1 सेट लगाना चाहिए। कई सारे लोग मैसेज करते हैं अलग अलग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कि कितने सेट लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सेट लगाओ पर दिन, है ना। अगर आप 30 दिन में 30 सेट लगाते हो तो मतलब लगभग में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। 10 सेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 1500 होते हैं। 4500 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो 4500 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं, बशर्ते कि आप इसको रिवाइज़ करो जितना ज़्यादा हो सके। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो एक दिन में 4 सेट भी लगा रहे हो तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, शून्य हासिल होगा, कुछ भी नहीं। एक दिन में 1 सेट, लेकिन वो 150 क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। सही स्ट्रेटजी यही होता है किसी भी सेट को लगाने का। ओके। और कल जो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एक वीडियो अपलोड किया था 45 MCQ का, उस 45 में से 3 से 4 MCQ आपके एग्ज़ाम में टकराएंगे, ये मैं अभी ही बोल रहा हूँ। इसलिए उसको जाके देखना 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा है आपसे। मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, एनी बेसेंट, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी थी? गांधी जी की ना। अली बंधु, कॉमनवेल्थ, और महात्मा गांधी, कॉमरेड। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल उन्हीं का पत्रिका था। बाकी एनी बेसेंट जी की कौन सी थी? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी, और महात्मा गांधी की थी यंग इंडिया। ओके। और हरिजन महात्मा गांधी के पत्र थे, यंग इंडिया भी था, और जो कॉमरेड का प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था, है ना। मौलाना मोहम्मद अली द्वारा कॉमरेड का किया गया था। दूसरा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही आसान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, AC मजुमदार ने की थी। अंबिका चरण मजुमदार जी ने किया था। लखनऊ अधिवेशन की क्या खासियत है? इसमें लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो गया था। कांग्रेस ने इसमें प्रांत संप्रदाय आधारित चुनाव प्रणाली थी 1909 में जिसको लाया गया, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ये सबसे बड़ी भूल थी कांग्रेस की। उसके अलावा इसमें नरम दल और गरम दल, इन दोनों में भी समझौता हो गया था, नरम दल और गरम दल में। ओके। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन कीजिए। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और पंडित नेहरू जी जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे। दिल्ली चलो इसका नारा था, 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। पांचवा, एक स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? आधिकारिक इतिहासकार पूछा है। 1885 में इसकी स्थापना हुई है। जब इसका 50 साल हुआ तब पूछा है आपसे इसके आधिकारिक इतिहासकार कौन थे जिसने इसका इतिहास लिखा। तो उनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम है? पट्टाभी सीतारामैया। सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके अटैम्प्ट करना और बाद में अपना स्कोर बताना आपके। अगर आपके स्कोर 95 से ज़्यादा आते हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं, आप बस रिवीजन करिए बार बार। निम्नलिखित में कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इनमें से कौन हो जाएगा? छठा का आंसर हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल हैं जो उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। ओके। 7 नंबर है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? मनसबदारी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? अकबर के समय में हुआ था मनसबदारी। और इसने ये कहाँ से लिया था? तो मंगोलों की सेना से लिया था इस व्यवस्था को। और क्या था इस मनसबदारी व्यवस्था में? दशमलव प्रणाली जो मंगोलों में थी, दशमलव प्रणाली मतलब 10 जो सैनिक होंगे उस पर एक कमांडर हो जाएगा, है ना। तो वही उसी को दशमलव प्रणाली कहा जाता है, सैन्य व्यवस्था। अकबर ने मंगोल सेना से ये चीज़ लिया था, मनसबदारी व्यवस्था। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर सबको पता होगा। इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि क्या है कि बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यहाँ पर भी कृषक प्रजा पार्टी जो थी और मुस्लिम लीग, इन दोनों का हुआ था। सिंध में भी मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। ओके। और उसके बाद से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? ए और सी। 1946 की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1853। इसमें यहाँ पर एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पता होगा। 1833 के अधिनियम में पहली बार इस प्रावधान को लाया गया था।
लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। मंजूरी कब मिली है? 1853 के प्रावधान में ही इसको मंजूरी मिल पाई है। अगला है कि 1857 विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत महल। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। और बाद में ये नेपाल चली गई थी बेगम हजरत महल जी। 11 है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में आया व्यापारी के रूप में। इनमें से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज। 11 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए हैं। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए हैं 1498। डच कब आए हैं? 1602। अंग्रेज कब आए हैं? 1608। फ्रांसीसी 1664। अगला है आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन से सही सुमेलित हैं? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन एनी बेसेंट 12 का। उसके बाद से सेवा सदन MG रनाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा गलत है? इसका गलत है सी। समाज सुधारक बहराम जी M मालावारी ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। जो BM मालावारी हैं उन्होंने स्थापना किया था सेवा सदन की 1885 में। बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले कब ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 1824 ईस्वी में विरोध किया था। बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध किया था और बोला था हम बर्मा नहीं जाएंगे। 14 है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? ये थे माउंटबेटन। माउंटबेटन जी ने क्या बोला था कि वन मैन आर्मी है गांधी जी। जब पूरा भारत दंगों में जल रहा था ना आज़ादी के समय, तो गांधी जी उस समय कहाँ थे? तो नोआखली बंगाल में दंगे को शांत कर रहे थे। अगला है गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? अगर आपको कोई पूछेगा कि भारत में मंदिर जो स्थापत्य कला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो गुप्त काल में ही हुई है। जो ललितपुर का मंदिर है, दशावतार मंदिर है, ये सब जो है देवगढ़ का मंदिर है, ये सब शुरुआत के मंदिर हैं गुप्त काल के, है ना। तो पूछा है आपसे कि दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? ये विष्णु को समर्पित है। और मूर्ति पूजा का विकास भारत में कब से हुआ है मुख्य रूप से? तो सबसे पहले किस देवता की मूर्ति बनी है? तो सबसे पहले बुद्ध भगवान की मूर्ति बनी है भारत में। जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्हीं की सबसे पहले मूर्ति बनी है कनिष्क के काल में। जो आप पढ़ते हो गांधार कला और मथुरा कला जो पढ़ते हो या अमरावती कला, तो उसके दौरान सबसे पहले भगवान बुद्ध की बनी है। फिर गुप्त काल में जो अभी आप देवी देवताओं का स्वरूप देखते हो या अभी जो आप धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब का सबसे अंतिम बार संकलन कब हुआ है? तो गुप्तों के ही पीरियड में हुआ है। अगला है निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 का क्या हो जाएगा? ईसो उपनिषद। पता है आपको अलग अलग उपनिषद हैं, उसी में ईस उपनिषद जो है उसी में सबसे पहले निष्काम कर्म की बात की गई है। बाद में भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है? निष्काम कर्म की, मतलब कर्म की चिंता नहीं करते हुए आपको फल की चिंता नहीं करते हुए आपको कर्म करना है। अगला है गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से के मिलते हैं? तो 17 का आंसर हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुमार गुप्त प्रथम के मिलते हैं। इन्होंने ही बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। 18 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहाँ गर्त आवास का भी चिन्ह प्रमाण मिला। गर्त आवास यानी कि ये ज़मीन है ना, तो इसके नीचे गड्ढा खोदकर यहाँ पर रहते थे और इसको ऊपर से ढक देते थे। इसको गर्त आवास कहा जाता है। सर्च करके देखना, बड़ा ही अद्भुत तरीका का है ये। 18 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुर्ज होम से मिला है। ओके, कुत्ते के साथ इंसान का कंकाल। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आपको मैंने बताया था जब हमने जैन धर्म पढ़ा था, तो अनेकांतवाद क्या है? इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब कोई चीज़ है, अगला आएगा नहीं है लेकिन नहीं है नहीं है लेकिन नहीं पता, ऐसे ही करके 7 सिद्धांत हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है? सप्तपदी सिद्धांत भी कहा जाता है और स्यादवाद भी कहा जाता है। ये जैन धर्म का मूल तत्व है। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? एरन के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और एरन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है ये। ओके, और इसी से सती प्रथा का सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलता है 510 ईस्वी के आसपास का। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नंबर पर?
प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं? कालिदास जी के बारे में जो असत्य है उसके बारे में बताना है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की है, यही गलत है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है ना। किसने की है? तो शूद्रक ने की है। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, है ना। ये कहानी है एक चारुदत्त नाम के ब्राह्मण की और एक वैश्या की कहानी है मृच्छकटिकम। ओके, 21 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 एक अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो ये सबको पता होगा, ये बिहार का हमने मध्यकाल पढ़ा है लाइन बाय लाइन। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? दाऊद खां करारानी से विरोध का सामना करना पड़ा था। ओके, जब अकबर ने बिहार पर 1574 से 76 के आसपास उसने संघर्ष किया था और 1580 में उसने यहाँ पर सत्ता की स्थापना कर दी थी, है ना। अगला है कि किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिलते हैं? तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने राजगीर के मंदिरों में दान दिया था। 1919 में दरभंगा महाराजा के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद जी ने नेतृत्व किया था। 1922 ईस्वी में महाराजा ने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लिया था। 19 में आंदोलन शुरू किया था, 22 में स्वीकार कर लिया था। दरभंगा महाराजा, दरभंगा किला का भी सर्च करना बहुत ही सुंदर है। 25 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल की बात कर रहा है बंधुओं, मौर्य काल की। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? उस समय तक्षशिला था। पाकिस्तान के पेशावर जो है वर्तमान, वहीं पर था ये यूनिवर्सिटी। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 के प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था? प्रारंभिक मध्यकाल की बात हो रही है, मध्यकाल से ठीक पहले की, है ना। किसके बीच था? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था, है ना। 26 का बी हो जाएगा। अगला है यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था क्या? तो मुख्य रूप से 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 27 का हो जाएगा ई, यानी कि मुख्य रूप से सोरा और नील था, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। 27 का आंसर ई होगा। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। सोरा था, नील था, अनाज भी ले ही जाते थे यार, और सूती वस्त्र तो होगा ही। तो यही चारों ही थे लगभग में, है ना। मुख्य रूप से सोरा और नील था। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कहाँ पर हुआ था ये? तो छपरा के जेल में हुआ था। छपरा के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया था उन्होंने, है ना। सविनय अवज्ञा के दौरान ही मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 2 दर्जन लोग मारे गए थे। 2 दर्जन, है ना। इसको तारापुर हत्याकांड भी कहा जाता है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी किया था मन की बात में। 29 है निम्नलिखित में किसके सुझाव बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अन्न के भंडार के लिए किया गया था मुख्य रूप से। बिहार में उस समय खूब ज़्यादा अकाल पड़ता था, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, इसलिए क्या किया गया था ना, गोलघर का निर्माण किया गया था। और यहीं से जो राहत होते थे वो राहत सामग्री बांटी जाती थी। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन सोर के कहने पर ये बनाया गया था। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने किया था पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना। 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो को दिया जाता है। क्या? अमीर खुसरो को दिया जाता है तबला के प्रचलन बढ़ाने का श्रेय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। किसके समय में लाया गया था ये? तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, कि वर्नाकुलर देसी भाषा के जितने अखबार थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। आपने एबीपी का किस्सा सुना होगा। एबीपी पत्रिका जो थी वो देसी भाषा से रातों रात इंग्लिश भाषा में छपने लग गई थी। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 1878 लिटन के समय आया, बिल्कुल सही। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। उसके बाद क्या है? अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी में नहीं, अभी मैंने बोला ना, इंग्लिश में कन्वर्टेड हो गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में बदल गई थी रातों रात, और इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था इस अधिनियम को। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? कीर्ति स्तंभ जो है तो ये बहुत ही महान वंश है, राणा कुंभा का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ही बनवाया था। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? राणा कुंभा हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ है, बहुत बहुमंजिला एक इमारत है, इतनी बड़ी सी, बहुत लंबी है, देखना कभी सर्च करके, और राणा कुंभा ने बनवाया था इसको। ओके, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। मालवा पर उसने विजय हासिल की थी, मालवा।
राणा कुंभा ने, तो उसके उपलक्ष्य में उसने बनाया था। प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था प्रतीक मुद्रा। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, पाश्चात्य शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय जी पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे राजा राम मोहन राय जी। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। 37 है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली थी कि वे लगान नहीं देंगे? 37 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ है ये बारदोली सत्याग्रह? इसका टाइम पीरियड 1928 के आसपास है, 1927-28 के आसपास है। और सरदार पटेल जी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पहली बार उनको पहचान इसी आंदोलन से मिली थी। यहाँ के महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया था, है ना। वल्लभ भाई पटेल जी के नाम में सरदार यहाँ की महिलाओं ने ही लगाया था। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकती, आप आंदोलन चलाने की बात करते हो, है ना। तो बारदोली सत्याग्रह जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई सा भी नहीं, है ना। ये सारे गांधीवादी आंदोलन है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो आपको पता है कब लाया गया है इसको नवयुवकों द्वारा? तो 61 जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा लाया गया है। नवयुवकों के लिए 18 साल के बच्चों के लिए जो 21 साल थी उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा वोटिंग के लिए आयु। तो सबसे पहली बार उन्होंने कब चुनाव किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1989 में किया है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। असत्य व्याख्या को चुनना अनुच्छेद 1 के, है ना। भारत और इंडिया के नाम को स्वीकार किया गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। राज्य जो है, जो स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसकी कोई संप्रभुता नहीं है। ये भारत के तहत शामिल हैं और भारत सरकार जब चाहे यूपी को बांट के बिहार बना सकती है, बिहार को बांट के 4 और बिहार बना सकती है। तो इसलिए राज्यों को कोई संप्रभुता नहीं होती। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत को क्या कहा जाता है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ध्यान में रखना है इसको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के संविधान के स्रोत निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य। ये गलत है। हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? USSR। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हमने इसको 42वें संविधान संशोधन में लागू किया था, मौलिक कर्तव्यों को। अगला है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह जी ने काम किया है। और न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पदभार संभाला। वे भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे M हिदायतुल्लाह जी। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह कौन सा था? तो वो था सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। ये 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1986 में लाया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय और इन्होंने इसको पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और कभी इन्होंने फैसला ही नहीं दिया कि मैं इस पर क्या इसको मंजूर दे रहा हूँ या इसको निरस्त कर रहा हूँ। उसको पॉकेट में लेकर वो चले गए इस दुनिया से, है ना, ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी जी की सरकार थी इस समय देश में और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। और आपको पता ही होगा कि उस समय कितना ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों पर? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्येक 5 वर्षों पर किया जाता है। आर्टिकल क्या है वित्त आयोग का? आर्टिकल 280 है। और अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसने अपना रिपोर्ट जमा किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ये पूछा है आपसे। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। इसमें मैं यहाँ पर एक सुधार करूँगा। आज के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखूँ, 1 मिनट रुक जाओ।
आज के हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखूं तो इसका आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि इसमें पिछले साल सरकार ने संशोधन किया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष न्यायाधीश बन सकते हैं, है ना। इसमें सुधार करना, सेवानिवृत्त और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश ही नहीं होने चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा अभी के हिसाब से। इस बुक में ए दिया हुआ है जो गलत आंसर है, जरूर ध्यान में रखना है इसको। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में किस न्याय की बात नहीं की गई है, तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। कौन कौन से न्याय हैं, तो राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय है, 3 ही तो न्याय है ना हमारे प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 49 नंबर पर। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटान हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है, तो आपको क्या केंद्र और राज्य के बीच बात कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना उसका मुख्य काम, उसका मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच जो मामले होते हैं, झगड़ा होते हैं, उनको सुलझाना, है ना। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत की गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है, 50 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 में है। डीपीएस का भाग है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का भाग है ये। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको, तो 51 का आंसर हो जाएगा संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी, भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते अपना, क्योंकि वोट तो सदस्य ही सिर्फ देंगे ना, संसद के सदस्य। अगला है निम्नलिखित कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, ये पूछा है आपसे, तो 15 आर्टिकल 16, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल है ना ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं मूल अधिकार में, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल ले लो जो मूल अधिकार में है वो भारत के नागरिक और निवासी दोनों को प्राप्त हैं। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से ई आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 भी नहीं प्राप्त है, 15, 16, 19 बोला है मैंने, 20 भी नहीं प्राप्त है ना। क्या पूछा है कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, तो 14 भी प्राप्त है, 20 भी, 21 भी, 26 भी, ये सब प्राप्त है। तो 52 का आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा के भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है, तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा M3। देखो आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स का मूल रूप से मूल चैप्टर है ये, सब बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये आपको आना चाहिए। M3 में क्या क्या शामिल होता है, अगर मैं M3 की फॉर्मूला लिखूँ तो M3 मनी मल्टीप्लायर भी कहा जाए। M3 का मतलब क्या होता है, M3 में M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा जो होती है वही होता है व्यापक मुद्रा। यहाँ पर M3 बैंकों के पास सावधि जमा और प्लस M1 में क्या शामिल होता है, तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये सब M1 में शामिल होता है। ये आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक्स नहीं पढ़ा होगा, और यही सब क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को तय करते हैं। बाकी आसान क्वेश्चन तो हर आदमी करता है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आधे घंटे से 45 मिनट का ये टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, 54 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है। साख मुद्रा की बात कर रहा है, तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा, 54 का आंसर हो जाएगा ई। ये सारे ही हैं साख मुद्रा। ओके, सभी साख मुद्रा हैं, मतलब जो साख मुद्रा का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसको आप कोर्ट में यूज़ कर सको। सीधी सी बात समझो, लीगल जो टेंडर होते हैं वो उस मुद्रा की बात कर रहा है ना, जो जिसको आप कोर्ट में यूज़ कर सकते हो वैसी मुद्रा की। प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, चेक भी होता है, बैंक ड्राफ्ट भी होता है, विनिमय भी होता है ना। तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। और क्या दिया हुआ है कि उपरोक्त में सभी साख मुद्रा है, यह एक ऐच्छिक मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती, अर्थात यह विधि ग्राह्य मुद्रा नहीं होती, इसे व्यक्तियों या व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। मूल रूप से क्या होता है, देखो मुद्रा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऐसी मुद्रा जिसको अपनाना आपकी जो है ना वो मजबूरी होती है, आप उसको नहीं मना कर सकते। आप अगर किसी भी मुद्रा को, भारत सरकार की मुद्रा को मना करते हैं तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा लागू होता है। कौन सी करेंसी, जो करेंसी के फॉर्म में होती है, जैसे नोट भारत सरकार का या सिक्का, इसको आप लेने से बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन
यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने गलत लिखा है, शाख मुद्रा गलत शब्द लिखा है इन्होंने। वैसे मैं समझा देता हूँ। मुद्रा दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसको लेना जरूरी ही होता है, मतलब उसको आप मना कर ही नहीं सकते हैं। एक होता है कि जहाँ पर आप चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये मुद्रा नहीं ये मुद्रा चाहिए। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड देते हैं या डेबिट कार्ड देते हैं तो वो आपको मना कर सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पर 500 का नोट देते हैं तो वो लेने से मना नहीं कर सकता है, उसको लेना अनिवार्य है, नहीं तो उस पर मुकदमा दायर हो सकता है। यही तरह की दो तरह की मुद्रा होती है। मूल रूप से शाख मुद्रा की बात की है इसने, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, ये ऐसी मुद्राएं हैं जिनको लेने से कोई दुकानदार मना कर सकता है आपको, है ना, कि हम चेक नहीं लेंगे, हमें कैश चाहिए, लेकिन कैश जब आप दोगे किसी को तो वो उसको मना नहीं कर सकता है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण क्या है? तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा ए, 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण है। पूंजीगत व्यय के लिए जो वित्तीय सहायता मिलती है केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त होती है। आरबीआई के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न से कौन से कथन सत्य नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। सत्य नहीं पूछा है आपसे, है ना, तो ये तो सही है बिल्कुल। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये यहाँ पर डाउट हो रहा है। इसके प्रथम गवर्नर सर ओर्सबॉर्न स्मिथ थे। अगला है कि 1 अप्रैल 1935 को गठित आरबीआई की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर डी, यानी कि केवल 3 गलत है। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, न कि बम्बई में। ओके, आरबीआई का मुख्यालय अभी कहाँ है? तो मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर कितना है? तो कितना था उस समय आपको पता होगा, ये था 7.11%। बी आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? जो वाणिज्यिक बैंक था, कॉमर्शियल बैंक, जिसने जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया, उसका नाम पूछा है आपसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एनपीए से संबंधित निम्न से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। 59 नंबर है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए। अगला है कि किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, तो वो एनपीए हो जाता है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। एनपीए का फुल फॉर्म पता होगा आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। ऐसे एसेट्स जिससे बैंक को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। ओके, तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? दोनों ही कथन सही हैं। ये एनपीए की परिभाषा ही मूल रूप से पूछा है आपसे, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। 60 नंबर पर चलते हैं कि आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करेगी? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पी, बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का। 1 लाख से अधिक वाली जो जनसंख्या वाला शहर है, उसके लिए अमृत योजना लाया गया था। 61 है कि भारत निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? 61 का क्या आंसर हो जाएगा? 61 का आंसर दिया है ई, यानी कि भारत दूध, दाल, उसके बाद अदरक, केला, अमरूद, पपीता, इन सब का मुख्य उत्पादक देश है ना। चावल गेहूं का भी है, मक्का का तो मूल रूप से अमेरिका है। 61 का आंसर ई हो जाएगा। 62 पर चलते हैं कि शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? मार्केट कैप, एम कैप जिसको कहा जाता है, उसका मतलब पूछा है आपसे। तो उसका मतलब क्या होता है? कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य को ही क्या कहा जाता है? मार्केट कैप। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, उसका मार्केट कैप बोलते हैं ना कि 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है इसका, या 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट में उसके पास कितनी पूंजी है ना, कंपनी के सभी जितने शेयर हैं उन सब का बाजार में मूल्य कितना है, उसी को मार्केट कैप कहा जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। 63 का क्या आंसर हो जाएगा? 2015 में शुरू किया गया था। जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है आपको, तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें असत्य कथन है सी, यानी कि 5%, 12%, 18%, 26% की दर है, यही कथन गलत है। जीएसटी की दर 26% नहीं 28% के आसपास में है। तो 15, 5, 15, 5, 12, 18 और 26। ओके, वर्ष 2021 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? भारत का कृषि निर्यात बहुत बढ़ गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 18% की वृद्धि हुई है भारत के कृषि निर्यात में। मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं? देखो 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ये पूछा है आपसे। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में, है ना।
इसमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? तो विंध्य प्रणाली, धारावार, कुडप्पा, गोंडवाना। 67 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे नवीनतम है गोंडवाना। भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है, कौन सी नदी है? तो जो सबसे पीछे से आएगी नदी वही सारी श्रृंखलाओं को काटते हुए आएगी। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? सतलज नदी है जो हिमालय के पृष्ठीय प्रदेश से आती है। सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों एक ही जगह के आसपास से निकलती है, तीनों के तीनों तिब्बत में। तो ये तिब्बत से जब आएगी तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय सबको काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो 68 का आंसर बी हो जाएगा। 69 है, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, ये तोपचांची है अभयारण्य। ये कहाँ पर है? धनबाद, झारखंड में स्थित है। और इसी के बीच में एक खूबसूरत सा झील स्थित है, लावालौंग, चतरा जिले में। एवं उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये चतरा जिले में है और उदयपुर कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। झारखंड में ये अभयारण्य है जिसके मध्य में एक झील है। अगला है कि निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। सारे बंदरगाह दिए हुए हैं, उसको ऊपर से दक्षिण के में लगाना है। तो विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, है ना, यही हो जाएगा आंसर। विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, फिर चेन्नई आता है, फिर तूतीकोरिन बंदरगाह है। ओके, सारे पूर्वी तट के हैं ये। अगला है भारतीय राज्यों में साक्षरता का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम में लगाना है आपको। घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले उसको रखना है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता होगा। 71 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा है। केरल का है 93%, मिजोरम का 91%, गोवा का 88% और त्रिपुरा का 87% है साक्षरता। अपने बिहार का कितना है ज़रूर बताना कमेंट करके। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर का कौन सा NH जोड़ता है? तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? 72 का हो जाएगा सी, NH57। ये मेरे घर के बगल से गुजरता है। अगला है कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से? मकर रेखा की बात कर रहा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 73 का आंसर? 73 का हो जाएगा सी, बोलीविया से नहीं गुजरती है। बाकी मेडागास्कर, टोगा, बोत्सवाना इन सब से तो गुजरती ही है। मकर रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा, इन तीनों जो देश से गुजरती हैं वो सारा आपको रटा हुआ होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। 74 नंबर है कि भूमिगत जल निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाती है? जो जल जो है वो भी आकृति बनाती हैं, बालू के द्वारा भी आकृति बनती है ना। तो इन सब की आकृतियों का अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे रेत द्वारा बनी आकृति को बरखान भी कहा जाता है, मरुस्थलीय एरिया में होता है। तो ये पूछा है आपसे कि भूमिगत जल निम्नलिखित कौन सी आकृति बनाती है? तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि धोल ग्रंथ। उसके बाद से विलय रंध्र, डोलाइन, युवाल, पेलजो, लेपीज एवं अंध घाटी, स्टेरकाइट, स्लेमाइट आदि क्रास्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली अस्त्राकृतियाँ हैं। तो लगभग में सारी ही आ जाती हैं, है ना। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कांगो गणराज्य। तो 75 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इन सब में सबसे छोटा है। अगला है निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है, यानी कि हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है। तो 76 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। बेरिंग सागर कहाँ है बंधुओं? तो ये USA का अलास्का और रूस का पूर्वी भाग है उसके और USA के बीच में है। यहीं से डेट लाइन गुजरता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है। फिर पीला सागर हो गया चीन के पास, फिर लाल सागर हो गया कहाँ पर? यहाँ ईरान के पास, ईरान बोल रहा हूँ, अरेबियन गल्फ के बीच में। और कैरेबियन सागर हो गया कहाँ पर? तो उससे भी पश्चिम में हो जाता है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, रोहतास, मधुबनी, औरंगाबाद और भभुआ। तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भभुआ में स्थापना की गई है इको सीमेंट फैक्ट्री की। 78 बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? ST के प्रतिशत पूछा है आपसे। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। कितना? पश्चिमी चंपारण 6% के आसपास, 6.5%। कटिहार में फिर है, फिर पूर्णिया में और फिर बांका में है। 78 के आंसर सी हो जाएगा। 79 है कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर जिले में है, 96% के करीब में। गंडक कोसी की नदी के मध्य स्थित है क्या? तो जो दोआब है उसकी बात कर रहा है आप सब। गंडक कोसी नदी का मध्य में। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? कमला और बागमती नदी स्थित है गंडक और कोसी के बीच में। गंडक और कोसी, गंडक यहाँ पर पश्चिमी चंपारण के पास से और कोसी आपको उधर बहता है सुपौल के पास से। तो उसके बीच में कमला और बागमती दोनों नदी आ जाती है। 81 की जैव विविधता हेतु चौथे वन
प्लैनेट समिट 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? 81 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, 62.5% की वृद्धि हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? 83 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है। 84 है कि 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कौन सा? 17वीं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको मुझे बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की थी बिम्स्टेक की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा ए, गोविंदा राजलू चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। NBD जो नाबार्ड है उसके नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में हुई थी। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 5वां स्थान है भारत का पूरे दुनिया में। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया था? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मानसा वाराणसी को चुना गया था। 88 है कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? 21-22 की बात छोड़ो, 22-23 में 39,000 करोड़ के आसपास है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का छोड़ो, 88 का आंसर वैसे वहाँ पर दिया हुआ है डी, यानी कि 13,264 करोड़ था। और अभी कितना है? तो अभी लगभग 39,000 करोड़ के आसपास है शिक्षा पर बजट में व्यय। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे इसमें 38,000 करीब में दिया हुआ है, 38,000। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? 89 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व इसके क्षेत्र में आ रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद में है। कैच द रेन अभियान भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको पता ही होगा, कैच द रेन मतलब वर्षा जल का संरक्षण करना है। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश बना है ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। 92 नंबर है कि 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा शरद पगारे को। यहाँ पर ब्लर हो गया, मैं पढ़ देता हूँ कि 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, यही था थीम विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। 94 पर चलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? सबसे पहली बात तो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEF, इसको ध्यान में रखना। और इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान था 140वां। बहुत ही खराब स्थिति थी हमारी 156 देशों में। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? इम्तियाज़ अनीस के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, माई ओलंपिक जर्नी। ओके, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 खेल शामिल थे। टोक्यो पैरालंपिक जरूर पढ़ के जाना, और ओलंपिक, उससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नोरा अलमत रोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? नोरा अलमत रोसी, तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात की ये पहली अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। ओके, UAE जाएंगी। और ये होप मिशन ने कुछ दिन पहले UAE भेजा था मंगल ग्रह के लिए, होप मिशन पूछा भी था BPSC ने। किस फिल्म ने 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? 98 का आंसर हो जाएगा डी, नो मैन लैंड ने जीता था। 99 है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करना है आपको। तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। 100 नंबर पर पहुंच गए हम लोग कि ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 100 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य ने ई भंडारण को लागू किया था। 101 है ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई है? VVI क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, आरा भोजपुर से हुई है।
अगला है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो इसको 2 का क्या आंसर हो जाएगा, इसको बनाया जाएगा राजगीर में। 103 है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जो अर्बन फॉरेस्ट एरिया होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, गया में बनाया जा रहा है नगर वन पार्क। 104 नंबर है कि बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा, दरभंगा में। 105 है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित किस नए खेल को शामिल किया गया। 105 का क्या आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, यानी कि स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और उसके बाद से स्पोर्ट क्लाइडिंग और फिर कराटे कुमाइट, इन चारों को खेल को शामिल किया गया था। VBI क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है आपसे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का 106 का क्या आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है गोवा का, फिर सिक्किम का, फिर दिल्ली का है प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर सी हो जाएगा और ये बदला भी नहीं है, अभी भी वही है। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, 107 का क्या आंसर हो जाएगा, असम में किया गया है। 108 है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास दस्तलिक 2 का आयोजन किया गया। तो दस्तलिक किसके साथ होता है हमारा, तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है, उज्बेकिस्तान। और इसका आयोजन रानीखेत में किया गया था, बहुत ही सुंदर जगह उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। तो 109 का आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा में स्थापित किया गया है इसको, है ना। ओडिशा में फायर पार्क की स्थापना की गई, भुवनेश्वर में। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। 110 का आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना में किया जा रहा है। ओके, तेलंगाना का पेदापल्ली जिला है वहीं पर। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना % रहने का अनुमानित है। तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.8% रहने का अनुमान था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ये क्वेश्चन BPSC 67 में पूछा है आपसे। 112 है कि दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। 112 का क्या आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में अनुमति दी गई है स्वचालित कारों को रोड पर चलाने का। स्वचालित कार जो टेस्ला वगैरह बनाती है ना, उसी की बात करें, ऑटोमेटिक चलती है अपने आप। जनगणना 11 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है। तो 113 का क्या आंसर हो जाएगा बी, 481.7 मिलियन कामगार हैं पूरे देश में। 114 है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और यंत्र तो पढ़ के ही जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, फैदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न से किस विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु नापना है हमें, तो इसका यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग से तो इतिहास वगैरह हम जो खोजते हैं उसकी जाँच करते हैं हम आजकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग का भी यूज़ किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो है ना वो कुछ लिमिटेड होता है, उस टाइम पीरियड से ज़्यादा पुराने में वो नहीं बता पाता है। RH कारक किस जंतु में देखा गया था सबसे पहले। तो RH कारक सबसे पहले बंदर में ही देखा गया था। और सन 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रीसिस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए RH- कारक भी कहा जाता है इसको, है ना। एक तरह का एंटीजन है जो बंदर में पाया गया था सबसे पहली बार। 117 निम्न से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं। बहुत ही अजीबोगरीब तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सांप में सबसे अधिक पसलियाँ होती हैं। इनमें से मस्तिष्क निम्न से किसके लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। 118 का आंसर हो जाएगा ई, ये सारे काम तो मस्तिष्क ही करता है। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। तो कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं, ये पूछा है आपसे। 119 का क्या आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है कशेरुकी रज्जु में से। इसमें रटने वाले क्वेश्चन है, इसको क्या समझोगे बताओ। और इस तरह क्वेश्चन BPSC का फेवरेट भी है, मुंचिल है ये। 120 है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। 120 का क्या आंसर हो जाएगा, कशेरुकी रज्जु होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हम करते हैं उनका नियंत्रण यही करता है। मानव शरीर के तापक्रम में सही कथन को चुनना है। चलो चुन लेते हैं भाई। सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी का मौसम बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम बढ़ जाता है, किसी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 121 का क्या आंसर हो जाएगा, यही सही है। अगर घटता बढ़ता हमारे शरीर का तापमान तो हम जीवित नहीं रह सकते थे। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है। सामान्य से बढ़ जाती है, कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 122 का क्या आंसर हो जाएगा, इसको 22 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है
ए यानी कि सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में जब ऑक्सीजन की सांद्रता कमी हो जाती है तब और सांस लेने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, दम फूलना जिसको कहते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न से कौन सा है? सबसे न्यूनतम पूछा है आपसे, तो 123 का क्या आंसर हो जाएगा? फर्मीमीटर है। फर्मीमीटर कितना का होता है? तो बस 10 के पावर -15 का होता है। 10 के पावर -15 मीटर का होता है फर्मीमीटर। एंगस्ट्रम कितना का होता है? तो 10 के पावर -10 का एंगस्ट्रम होता है। नैनो कितना का होता है? तो 10 के पावर -9 का। और माइक्रोन कितने का होता है? तो 10 के पावर -6 का। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो 124 का क्या आंसर हो जाएगा? अगर ये अंग रुक जाए तो सोओगे तो सुबह में गुड मॉर्निंग नहीं होगा। 124 का आंसर बी हो जाएगा। हृदय है जो कभी रुकता नहीं है, जिस दिन रुकता है उस दिन जय राम जी की। 125 है, निम्न से किसका या किनका बीमीय सूत्र के बराबर होता है? आपसे क्या पूछा है? जो आपने यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा ना, वही पूछा है। तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? m0 l1 और t-1 पूछा है, यानी कि t नीचे आना चाहिए, है ना। तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, चाल। ये तो यूनिट डायमेंशन है, रटने की चीज़ है। 126 है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? 126 का क्या आंसर हो जाएगा? 126 का हो जाएगा बी, नसा मार्ग में सबसे पहले, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोकियोल्स में। ऐसे ही श्वसन के दौरान वायु गमन करती है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? तो निर्वात में वही गमन कर सकते हैं जो नॉन मैग्नेटिक वेव होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, नॉन मैकेनिकल, जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, है ना। तो 127 का क्या आंसर हो जाएगा? 127 का हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, जैसे प्रकाश भी हो गया, जैसे एक्सरे, गामा रे, ये सब जो होते हैं। 127 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। 128 से निम्न से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जरूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पूछता है। 128 का क्या आंसर हो जाएगा? बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पिघले हुए जो बर्फ़ हैं उसको क्या फिर से बर्फ़ बना सकते हो? पानी को बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो यही होता है भौतिक परिवर्तन जांचने का, क्योंकि फिर से रिवर्स करके उसको वही चीज़ बना सकते हो, बिल्कुल। जैसे दूध से दही बनाना, ये केमिकल है, लेकिन दही से दूध क्या बन सकता है? कभी भी नहीं, है ना। तो उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। 129 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व क्या होता है? जैसे जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नहीं, जैसे लालटेन जला के जब पढ़ते हैं तो केशिकत्व के कारण ही वो लालटेन का बाती जलता रहता है। तो 129 का क्या आंसर हो जाएगा? 129 का आंसर हो जाएगा डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना एकमात्र केशिकत्व के कारण नहीं होता है ना। जाइलम नाम का एक होता है, जाइलम, क्या बोलते हैं उसको? जाइलम, जो क्या करता है? जल को पहुँचाने का काम करता है पौधे के पत्तियों तक। निम्न से कौन सा तत्व नहीं है? ये पूछा है आपसे। 130 का क्या आंसर हो जाएगा? सी है, जो गैस है, तत्व नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा? उच्च दाब पर। बेकार सा क्वेश्चन। 132 है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित कितनी होती है? तो 132 का आंसर हो जाएगा सी, 46% होती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और स्कोर ज़रूर बताना। वीडियो बार बार देखो, 150 क्वेश्चन करना, लेकिन 150 को 2 बार अगर देख लोगे तो उस 150 में आपकी गलतियां नहीं होंगी, है ना। अगर रोज़ आप 150 क्वेश्चन भी खुद का बना लेते हो ना कि इस 150 में तो मुझे सारे आते हैं, तो आपकी सिलेक्शन तय हो जाता है उसके बाद, है ना। 5,000 क्वेश्चन भी कोई करके जा रहा है ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बशर्ते ये है कि वो 5,000 के 5,000 उसको पता होना चाहिए आंसर, सही आंसर। ओके। निम्न के कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? जैव सूचक पूछा है आपसे। बायो इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे शैवाल जो होता है, जहाँ भी सल्फर का पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं होगा, माफ़ करना, लाइकेन नहीं होता। जो पेड़ पर ग्रीन 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 काई जैसी लग जाती है उसको लाइकेन कहा जाता है। तो जहाँ भी प्रदूषण होगा पेड़ पर वो काई कभी नहीं लगेगी, ये सब पहचानने की चीज़ होती है। 133 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? 134 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्रदान होती है। 136 है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्य के विभाज्य का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? विभाज्यता का सिद्धांत, द्रव्यों के विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा? जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, 1808 ईस्वी के आसपास परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 137 का क्या आंसर हो जाएगा? अवतल लेंस का।
निकटदेशी दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें हमें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न से क्या है, तो 138 का हो जाएगा MgCl2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कहाँ गया, सी आंसर में। मैग्नीशियम क्लोराइड 138 का आंसर सी हो जाएगा। 139 में हम लोग पहुँच गए हैं कि सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास या रेंज में दिखता है, तो 139 का क्या आंसर हो जाएगा, 400 से 780 नैनोमीटर के रेंज में दिखता है, बी आंसर हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, त्वरित चालक का आविष्कार, तो 140 का क्या आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ओके, 140 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। आज का टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया, कल हम फिर से टेस्ट लाएंगे और आज SPD बिहार का भी करंट अफेयर हम लोग करेंगे दिन में। ओके, तो इसको बार बार पढ़ना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।